फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आपका शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज एक नए पॉइंट, नए बिंदु, नए तरीके के साथ में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हिस्सा, और उसका नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पे, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में यूं समझे, इसको कहते हैं अलंकार। ठीक है। अब अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब आभूषण, गहना, ज्वेलरीज, ठीक है, कपड़े, अलग 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 रंग के। जैसे आप जब कभी कहीं बाहर निकलते हैं या किसी वीआईपी जगह पे जाते हैं, आप विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंट्स वेयर करते हैं, धारण करते हैं, तमाम प्रकार के गहने। अब मैं नाम यह नहीं लूंगा। उसी प्रकार की जो पोएम होती है ना, जो कविताएं होती हैं, इनमें भी गहने होते हैं। उनके गहने को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आपके गहने कौन बनाता है? स्वर्णकार, सोनार, ठीक है। जबकि पोएम के गहनों को कौन बनाता है? कवि, पोएट बनाते हैं। अब कौन कौन से गहने बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही यूजफुल और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे जाने के पहले आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो, एजुकेशनल वीडियो आपके लिए मैं निरंतर अपलोड करता रहता हूं, आपको देखता रहता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली। अब सिमिली का मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप समझ लीजिए, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, जब किसी से किसी की तुलना होती है। खैर, आज मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अलंकार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो सकता है। आपको डायरेक्टली चलता हूं इंग्लिश के लिए। सिमिली क्या होता है? सिमिली का मतलब समझ लीजिए, व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर। जब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग ढंग के चीजों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का आपस में तुलना की जाए तो उसको हम कहते हैं सिमिली। ध्यान रखना, हर तुलना को, हर कंपैरिजन को आप सिमिली नहीं बोल सकते। जैसे मैं बोलूं आई एम लाइक, या किसी, हम आप किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे, आई एम लाइक अमिताभ बच्चन, तो ये सिमिली नहीं होगा, क्योंकि सिमिली शो करने के लिए दो डिसिमिलर, अलग अलग प्रकार की, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तब जाके आपका सिमिली होगा। और सिमिली की दूसरी पहचान आप क्या देखेंगे? आपके सिमिली में ये वर्ड लाइक माने की तरह, एज की तरह, सो की तरह, और इवन एट, या फिर इन द सेम वे, ये वर्ड आपके सिमिली में कंपल्सरी आएंगे ही आएंगे। लाइक, एज, सो, इवन एट, इन द सेम वे। ठीक है। इन शब्दों को देख करके आप सिमिली पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा कहीं भी आप लाइक देख लेंगे, बोल देंगे सिमिली है, नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये देखिए, लाइक की दो मीनिंग है। एक लाइक होता है पसंद करना, वर्ब, और एक लाइक होता है की तरह, तुलना जब की जाएगी। तो जब आप देखेंगे लाइक का मतलब पसंद करना आ गया, तब वहां पर सिमिली ना बोलिए। एज का मतलब देखे होंगे, एज आई केम ही वेंट अवे, जब मैं आया वो चला गया। तो एज का मतलब जब टाइम शोविंग होता है, ठीक है, तब आप ना करें। एज माने की तरह आए तब। इस प्रकार से जरा मीनिंग जब देख लेना, एक कंपेरिजन वे में किया गया है, तभी जाकर के आप बोलेंगे कि यहां पर सिमिली है, अदरवाइज नहीं। अब इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। उस एग्जाम्पल को देख के आप तुरंत समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखिए, राणा प्रताप was like a lion in the battlefield। आगे मान लीजिएगा, राणा प्रताप was like a lion in the battlefield। राणा प्रताप
युद्ध भूमि में शेर के जैसे थे, शेर जैसे थे। अब यहां पर राणा प्रताप की तुलना शेर से की गई है। ये दोनों टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर सिमिली होगा। और दूसरी बात लाइक यहां पर आया हुआ है, आप समझ गए सिमिली इसलिए होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे आएगा, तरीका देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया आएगा, आपको एक पोएम दी जाएगी, पोएम में नीचे कुछ लाइन दी जाएगी और बोला जाएगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन एज बिलो। नीचे दी गई लाइन में फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर आपको ये चीजें मिल जाती हैं, ऐसा मिलता है, तब तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर सिमिली ही है, यहां पर सिमिली ही है। ठीक है, अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो यहां मैं लिखता हूं बॉक्स इज कंपेयर्ड विथ इज, ये ऐसा। अब ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है समझ जाएंगे। राणा प्रताप इज कंपेयर्ड विथ लॉयन, सिंपल ना, एक ही परिभाषा में आपका काम हो जाता है। राणा प्रताप इज कंपेयर्ड विथ लॉयन। अच्छा, इसके अलावा और भी डेफिनेशंस आपको मिल सकती है। द कंपेरिजन इज मेड बिटवीन राणा प्रताप एंड लॉयन, ऐसा भी सकते हैं, या जो आप सुटेबल लगे। मीनिंग इसकी मैंने बता दी, मीनिंग इस प्रकार की होगी, आगे आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, उपमा अलंकार, आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक बात और, यहां जो सिमिली होती है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें जो कंपैरिजन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके सारे बिंदुओं की तुलना नहीं की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर गुण की बात ली जाती है। अब ये लॉयन क्या है, करेजियस, राणा प्रताप क्या है, करेजियस। तो यहां पर राणा प्रताप की तुलना लॉयन से इसलिए की गई है क्योंकि दोनों का करेज सेम है, दोनों साहसी हैं, दोनों वीर हैं, और चीजों में नहीं। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाने पर आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम अगर दूसरा आपको बताएं तो वो होता है मेटाफर। कितना होता है, मेटाफर। अब जरा मेटाफर और सिमिली में कहीं कंफ्यूज मत होना, मैं सिंपली बता दूं, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन सेम है, जैसे यहां थी वैसे यहां पर है, अंतर क्या है, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन क्या है, यहां पर सर्टेन पॉइंट की बात की गई है, यहां पर ऑल इन ऑल, सारी चीजों का पूरा हूबहू, या यूं समझ लीजिए आप एक डिफिनेशन इसकी और सुन लीजिए, मेटाफर इज द इंप्लाइड सिमिली। मेटाफर एक इंप्लाइड सिमिली है। अब इंप्लाइड की मीनिंग आप समझ जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। इंप्लाइड का मतलब होता आरोपित या थोप देना, आरोपित करना या थोप देना। अब यहां एग्जाम्पल इसको देखिए, मैं एग्जाम्पल यही दूंगा, कंफर्म हो जाएगा। राणा प्रताप was lion of battlefield। ठीक है, अब यहां पर क्या था, राणा प्रताप was like a lion in the battlefield, यहां पर है राणा प्रताप was lion of battlefield। यहां पर राणा प्रताप को लायन की तरह बताया गया है, नॉट जस्ट लाइक लायन, लायन की तरह। तो कुछ एक खास गुण देखा गया होगा, लेकिन यहां पर ना राणा प्रताप को शेर बता दिया गया, लॉयन बता दिया गया। यहां लॉयन जैसा नहीं, बिल्कुल लॉयन बता दिया गया। तो ये हो गया, यहां पर गुणों को क्या किया, इंप्लाई किया गया है। क्या, शेर के गुण को राणा प्रताप पे इंप्लाई किया गया, मतलब शेर में जो जो गुण होते हैं वो राणा प्रताप में थे। साहस है, दहाड़ना है, वीरता है, लड़ाकूपन है, सारे पॉइंट से देखेंगे तो ये आपका सिमिली हो जाएगा। या शॉर्ट में ये समझ लीजिए, सिमिली और मेटाफर में सिर्फ एक बिंदु का अंतर होता है, वो ये है कि सिमिली में एज लाइक सो ये वर्ड दिखेंगे और मेटाफर में ये वर्ड नहीं दिखेंगे, और बाकी तो सेम रहेगा। आप इस प्रकार से सिमिली और मेटाफर की बात
समझ सकते हैं। तो अभी आपका ये हुआ 2 पॉइंट फिगर ऑफ स्पीच के, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, तीसरे पॉइंट को ध्यान देखिए बोर्ड पे, अगला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। नंबर 3 का फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने बोर्ड पे यूं है, क्या है? पर्सनिफिकेशन। क्या है? पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीयकरण। मानवीयकरण। अब डिफाइन अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ध्यान देखना। समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी। कभी कभी निर्जीव चीजों को मानवीय गुण दे दिया जाता है, ऐसे में वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। अब एग्जांपल देखना। डांसिंग वेव्स ऑफ ओशन। समुद्र की डांसिंग वेव, समुद्र की नाचती हुई लहरें। अभी डांसिंग जो प्रॉपर्टी है, डांसिंग का जो गुण है, वह सिर्फ मानव का है और किसी में भी नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं मोर नाच रहा था, कोयल गा रही थी, ये सारी बातें वो उनकी एक नॉर्मल एक्टिविटी है। मोर का घूमना एक एक्टिविटी है, उसको हमने नाम दिया है, ह्यूमन बीइंग ने नाम दिया है डांस करना। एक्चुअल डांस नहीं करता वो, ठीक है, वह उसका एक मोशन है, मूवमेंट है। कोयल चिल्लाती है, कोयल बोलती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कोयल गाती है, वो क्वालिटी हमने दिया है। अब बताइए, अगर कोयल गाती होती तो जितने भी प्रदेश हमारे देश में हैं, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग कोयलें अलग अलग भाषा में गाती। क्या अभी कभी आपने सुना है उत्तर प्रदेश की कोयल हिंदी में गाती है, महाराष्ट्र की मराठी में गाती है, गुजरात की गुजराती में गाती है? या फिर आप चले जाइए फॉरेन कंट्रीज में, वहां की भी कोयल की बोली यही है, कू करके। अब उसकी कू को हमने क्या मान लिया है? गाना, ठीक है। तो जब हम बोले कोयल गाती है तो गाना सिर्फ ह्यूमन क्वालिटी है, हमने उसमें कोयल को जाकर चिपका दिया, मतलब हमने कोयल को पर्सनिफाई कर दिया, कोयल को मानवीकरण कर दिया। आपने यहां पर क्या देखा? व्हेन लाइफलेस थिंग्स आर गिवन human quality, then there will be a figure of speech which is known as personification. अब यहां देखिए, डांसिंग वेव्स ऑफ ओशन, समुद्र की नाचती हुई लहरें। अब समुद्र में लहरों का आना, लहरों का जाना, ज्वार भाटा जो भी होता है, वह एक उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक उनकी प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन उसको कवि ने अपनी कविता में जीवंतता लाने के लिए, सजीवता लाने के लिए नाम दे दिया डांसिंग, इसलिए वहां पर क्या हो गया? वो पर्सनिफिकेशन हो गया। अब आप लिखेंगे कैसे इसको? जब आपको आएगा नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर स्पीच, आपको ये लाइन दे दी गई है, आपको यहां लिखना है, आप लिखेंगे, ध्यान देना, ओशन इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग, या सिंपली ओशन इज पर्सनिफाइड हियर। यहां पर ओशन को पर्सनिफाइड किया गया है, या यहां पर ओशन को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है। कौन ह्यूमन क्वालिटी? डांस करने का, ठीक है। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक मैं और यहां पर लूंगा, उसको बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी, ये देखिए। अब एपस्ट्रॉफी क्या होता है? एपस्ट्रॉफी में एक्चुअली होता क्या है? इसमें एक कैपिटल कर दूं, हाँ, होता क्या है इसमें? यह भी एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन ही है। एपस्ट्रॉफी भी एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन है। लेकिन फिर हम तो यहां पर कैसे आए, कैसे समझेंगे? समझे बता रहे हैं। यहां पर कभी भी किसी लाइफलेस थिंग को, व्हेन एनी लाइफलेस थिंग्स आर एड्रेस्ड, जब किसी निर्जीव चीज को हम ऐसे एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं कि वह लगता है मेरे सामने हो, वो मेरी बात को सुन रहा हो, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? वहां पर एपस्ट्रॉफी है, एड्रेसिंग पाया जाएगा। अब देखिए, ओ डेथ, स्टॉप, अ व्हाइल, ए मौत,
रुको थोड़ा, ए मृत्यु, एक काल, थोड़ा रुको। अब यहां पर डेथ जो है, मृत्यु है, मौत है, वह क्या मेरी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो मतलब इसको हमने ऐसे संबोधित किया कि मानो मेरी बात को सुन रहा है, मतलब पर्सनिफिकेशन हुआ ना। तो इसमें अंतर क्या है? यहां पर इसको एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, इसीलिए यहां पर ये हो गया एपोस्ट्रोफी। ठीक, तो आपने ये देखा पर्सनिफिकेशन एपोस्ट्रोफी में थोड़ी सी समानता है, थोड़ा सा अंतर है। समानता क्या है? दोनों में लाइफलेस चीजें हैं। अंतर क्या है? यहां पर लाइफलेस चीजों को दिखाया गया है, लेकिन यहां पर लाइफलेस थिंग्स को एक ह्यूमन बीइंग के रूप में एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए फिगर ऑफ स्पीच के। अब पांचवा आप देखें, पांचवें में आप क्या पाते हैं? पांचवा फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने यू है, उसका नाम है पन। बड़े मजेदार चीज होती पन, बहुत ही मनोरंजक होती है। अब प्रायः इसका यूज कवि होते हैं ना, वह गंभीर मामले में नहीं करते, लाइट वे में लेते हैं, जहां पर उनको अपनी कविता को थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना होता है। ठीक है, अब ये पन का मतलब क्या होता है? पन होता ऐसा है, कभी कभी एक ही शब्द का कई अर्थ निकाल लेते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पन। When single word is used in various meaning, then there will be figure speech known as pun. Example एक देखिए, आप समझ में आ जाएगा। When woman lost her husband, she wept for second। अब इसकी मीनिंग पर जाइएगा। इसकी मीनिंग है जब वह उस औरत ने अपने हस्बैंड को खो दिया, मतलब हस्बैंड डाइड हो गया। ठीक है, मैं साफ साफ लिख देता हूं, यहां पर अधिक क्लियर रहेगा। When her husband died, comma, when her husband died she wept for second। जब उस औरत का पति मर गया, गुजर गया, तो वो औरत सेकंड भर के लिए रोई। कितने? सेकंड भर के लिए। सेकंड क्या? टाइम है। यहां पर एक मीनिंग तो हो गई टाइम, सेकंड भर के लिए रोई। और एक मीनिंग और भी फनी हो सकती है, जब उस औरत का पति मर गया, वो दूसरे के लिए रोई, जो मर गया उसके लिए नहीं, सेकंड के लिए रोई। अब यहां पर इसकी मीनिंग कोई कहे कि नहीं मैं सेकंड के लिए निकालूंगा, निकालता रहे, और कोई कहे मैं सेकंड हस्बैंड के लिए रूप में लूंगा, तो वो भी सही है। तो यहां पर एक ही सेंटेंस में एक ही शब्द जो सेकंड है, दो मीनिंग में परफेक्टली एडजस्ट हो जाता है। ऐसा कहीं भी आपको आता है, कभी भी आता है, तो आप वहां पर पन बोलेंगे, क्योंकि मनोरंजक वे में है। ठीक है, अच्छा ये देखो, आई गॉट रेस्ट एट माई होम। अब यहां देखना, एक वर्ड रेस्ट आया है। रेस्ट की दो मीनिंग है, एक तो होती रिमेनिंग माने शेष, जो बचा हुआ है, और एक होती है आराम, शांति, रेस्ट। ये बोलता मैं जब घर पहुंचा तब मुझे जाके थोड़ा रेस्ट मिला। ठीक है, मुझे रेस्ट मिला, आराम मिला, फिट बैठेगा, मीनिंग फिट है। और यहां बोलता है मान लो उसकी कुछ चीजें गुम गई थी, उसका कुछ हिस्सा उसको ऑफिस मिल गया, बाकी वाला हिस्सा घर जाने के बाद मिला। तो ये जो रेस्ट है दो दो शब्दों को इंगित कर रहा है और दोनों में परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। यहां पर आप बोल सकते हैं भाई यहां पर तो पन है। क्या है? पन। ठीक है, अब पन होने के बाद में अगला फिगर आपकी बताऊंगा आपको, यहां देखेंगे, इसे मैं मिटा दूं थोड़ा सा तब बताता हूं। ठीक है, अगला है 6 हाइपरबोल।
अब जरा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। हाइपरबोल तो दिखने में लग रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हाइपरबली। हाइपरबली इसका नाम होता अतिशयोक्ति अलंकार। मां जहां पर किसी चीज को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके ओवर स्टेटमेंट कर दिया जाए, वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कवि लोग अपनी कविता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, अपनी बातों पर जोर डालने के लिए कभी कभी छोटी मोटी बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर कर देते हैं। और आप लोग भी दिन भर बोलते रहते हैं, कैसे कुछ बोलते हैं, मेरी आज्ञा के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे कितने बड़े हो गए भाई, इतनी शक्ति किसी देवी देवता में भी नहीं थी। अब आपका आदेश लेगा तभी परिंदा माने पक्षियां अपने पर को फड़फड़ाएंगी, ऐसा नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं अपने जज्बे को, अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए, ऐसे में होता है हाइपरबोल। दूसरी बात, कभी कभी जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, अब महाकाव्य चाहे हिंदी के हो, इंडिया के हो, चाहे भारत के बाहर के भी हो, सब में हाइपरबोल का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है, कवियों ने किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया का। इंडिया में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पदुम 18 जूथब बंदर, माने लंका में जब युद्ध के लिए राम जी गए थे बांदरों की सेना के साथ में, उनके साथ में 18 पदम बंदर थे। 18 पदम होते क्या, जब देख लो इकाई, मैं इधर बंदर का ढाई, ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। 18 पदम इतने बंदर गए थे राम जी के साथ में लड़ने। अब जरा सोचो, हाँ, आज हमारे भारत देश की जनसंख्या लगभग, इसमें मैं 5 कर देता हूं, इतना है। जबकि भारत जो है श्रीलंका की तुलना में कई गुना बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या से न बस में बैठने को जगह है, न ट्रेन में चढ़ने को जगह है, घर बनाने को जगह नहीं है, सड़कों पर लोग लड़ते हुए चल रहे हैं, इतनी यहाँ पर आपाधापी है। तो सोचो जरा, जब लंका में, अब ये लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, हजार, लाख, 10 लाख, माने जो संख्या आज इंडिया में है उसके 10 लाख गुना ज्यादा बंदर लंका में गए थे। मेरे भाई वहां पर लड़ने की बात छोड़ो, वो खड़े कैसे हुए थे, ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, वहां पर खड़े होने के साथ साथ वहां राक्षस भी थे, लंका पूरी खाली नहीं थी, तो खड़े कहां हुए। खैर जो भी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी की बातों पर मैं शक नहीं करता हूं, उनका कोई पैमाना और होगा जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज हम इसको भी पदम के रूप में देखते हैं, तो हमारी गलती हो सकती है, या यूं कह लीजिए कि अपनी बात को, माने बंदरों की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने इस संख्या का उपयोग किया होगा। तो अगर इस बात को देख लें तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति है, यहाँ पर हाइपरबली है, यहाँ पर हाइपरबली है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, इसमें कुछ जीरो और बढ़ा देंगे। और युद्ध कहां लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा गांव मान लीजिए या जिला मान लीजिए, पूरे देश में ये जनसंख्या नहीं हट रही है, तो कौन सा वो मैदान था जहां पर कि 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई थी। ठीक है, जो भी हो। अब इतना ही नहीं कि हमारे देश में ही ऐसा हुआ है, विदेशों में भी कवियों ने लिखा है। जो ये इसमें विलियम शेक्सपियर ने लिखे, आपने 12th नाइट ड्रामा है उसमें, वहां लिखा है शी wept the ocean of tears, ocean of tears, वो समुद्र भर के आंसू रोई। और कितना आंसू गिरे उसके, समुद्र भर गया था। ठीक है, जो भी हो, खैर ये बात सच नहीं है, लेकिन वहां पर इसमें शेक्सपियर ने अपनी बात को यह बताने के लिए बहुत रोई, वह बहुत रोई। तो वहां पर ऐसे ले, अभी आज भी आप सुनते हैं उसकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही थी, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत रो रहा था, ये बहुत रो रही थी। ऐसी चीजों दिखाने के लिए हम लोग इसका कहते हैं। आप लिखें कि क्या यहाँ पर, द स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटेड हियर, बस सिंपल सा है लिखे यहाँ पर। जहां पर ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं मिल जाता है,
अतिशयोक्ति मिल जाती है, वहां पर आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटेड हियर, बस हो गया आपका। ठीक है, जैसे द फ्लावर सेड, फ्लावर सेड, फ्लावर बोला, आई विल लाफ विथ थाउजेंड आईज, फूल बोला। एक कहानी है पहले कविता की कि एक बार की बात है, एक फूल का बीज था जमीन में गिरा हुआ था, दबा हुआ था। तो आते जाते लोग उसको देखकर हंसते थे, बाप रे कितना सुंदर फूल था, कितना गंदा बीज मिट्टी में पड़ा है। तो फूल बोला रुक जा, अभी बसंत आने वाला है, मैं भी उगूंगा, जब मैं उगूंगा ना, मैं तब तेरे ऊपर अपनी हजारों आंखों से हंसूंगा, हजारों। अब हजार आंखें कहां से आई भाई? तो ये भी आपका क्या है? हाइपरबोल है, हाइपरबोली है। ठीक है, और यहाँ पर्सनिफिकेशन भी हो सकता है, फूल बोल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? हाइपरबोली का। तो ये आपका हो गया हाइपरबोली, एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखेंगे अगला हम पॉइंट कहां देखेंगे। नेक्स्ट है सेवेंथ, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स है, अभी क्लाइमेक्स का मतलब वो पिक्चर वाला मत समझ लेना। क्लाइमेक्स एक लैटिन वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है लेडर, सीढ़ी। अब सीढ़ी कौन सा काम करती है? सीढ़ी जो है वो नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। अब आप ऐसा मत करना कि सीढ़ी से नीचे भी आते हैं, लेकिन जब भी हम सीढ़ी का उपयोग करते हैं भाई, वो उसके विकास तरक्की की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। हम यही कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाना। तो नीचे से ऊपर जाना मतलब होता है छोटे, नीचे से ऊपर, छोटे से बड़े की तरफ, जहां पर विभिन्न प्रकार के शब्दों को, ऑब्जेक्ट को एक बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा, वहां पर होता है क्लाइमेक्स। मींस क्लाइमेक्स इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर गिवन और ऑब्जेक्ट्स आर पुट डाउन टुगेदर इन असेंडिंग ऑर्डर, जहां पर शब्दों को, जहां पर वस्तुओं को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया था। आइए एग्जाम्पल देखना। आई सॉ द ट्रीज, द अर्थ, द मून एंड द सन। ये देखो, मैंने देखा, पेड़ों को देखा, धरती को देखा, चंद्रमा को देखा और सन को देखा, सूरज देखा। तो यहां पर शब्दों को उनके आकार के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ट्रीज, अर्थ, मून, अर्थ, सन। अगर आपको कहीं शंका होता है कि मून जो है सन से बड़ा है, तो वो एक वैज्ञानिक बात है। अब यहां मैं लिखता हूं द स्टार्स, ये देखो मैं ऐसे लिखूंगा, I saw the trees, the earth, the star, the moon। अब कोई कहता भाई स्टार तो सूरज से बड़े होते हैं, तो वो वैज्ञानिक बात है ना। लेकिन जनरल भाषा, बोलचाल भाषा में हम तारों को क्या बोलते हैं? तरई, तारा, सूरज से छोटा करके ही मानते हैं। अब वो एक्चुअली होता बड़ा है, वो बात की बात है। तो यहां पर हो गया आपका क्लाइमेक्स। क्या लिखेंगे यहां पर? द वर्ड्स आर, सिंपल देखो, द वर्ड्स आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर शब्दों को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ये होने के बाद में इसी का जोड़ीदार एक है, वो देख लेंगे। जोड़ीदार क्या है? जोड़ीदार है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स उल्टा बोलो, when the words are given in descending order, जहां पर शब्दों को उतरते क्रम में दिया गया हो, बड़ा फिर छोटा, वो उल्टा कर देते हैं। ऐसा द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ, द ट्रीज, द लीव्स, इस प्रकार से वहां पर हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। ये आपके 8 हो गए। ठीक है, ये 8 आपके हो गए। अब यहां 9वां देखेंगे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, अब ये देखना, इसी का जोड़ीदार है ऑक्सीमोरन। ये ध्यान समझ लेना, दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है? एंटीथेसिस का मतलब होता है जहां पर अपोजिट मीनिंग वाले शब्दों को साथ साथ रखा जाए। ठीक है, वो एंटीथेसिस है, माने एक ही वाक्य में रखा जाए। और इसमें भी अपोजिट वर्ड को रखते हैं, लेकिन एंटीथेसिस क्या है? एग्जांपल देता हूं, ओपन विंडो, ओपन विंडो शट।
विथ बैंग, खुली हुई खिड़की बंद हो गई धड़ाम से। तो यहां पर अपोजिट वर्ड है लेकिन वह एक सेंटेंस में है, ठीक है। क्या लिखेंगे? द वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग आर गिवन हियर। यहां पर अपोजिट मीनिंग देने वाले शब्दों को दिया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा एंटीथेसिस। अब इसमें क्या है, ये भी एंटीथेसिस की तरह है लेकिन अंतर क्या है? The words are, the opposite words are given side by side or together। जहां पर अपोजिट मीनिंग वाले शब्द साथ साथ दिए जाएंगे वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। देखो, लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी एक कड़वा सच है, बिटर स्वीट, ठीक है। तो बिटर और स्वीट ये दोनों अपोजिट हैं, साथ साथ रखे गए हैं, इसलिए यहां पर आप बोलेंगे ऑक्सीमोरन। अब एग्जाम्पल और देखो, जैसे मैंने कहा आई वर्कड देयर डे नाइट, या डे नाइट वर्क वाज गोइंग ऑन, डे नाइट वर्क वाज गोइंग ऑन, माने दिन रात का जो काम चल रहा था। तो अब डे नाइट एक साथ रखा गया है इसलिए आप ऑक्सीमोरन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ही वर्कड डे एंड नाइट, वह दिन और रात काम करता रहा, तो डे एंड नाइट तो है सेंटेंस में लेकिन उन्हें साइड बाय साइड नहीं रखा गया है, इसलिए वहां पर होगा एंटीथेसिस, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपके ये फिगर ऑफ स्पीच का इस पड़ाव पे आज हम यहीं पे विराम लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद में आपको थकान हो सकती है। हम नहीं चाहते कि आप थके नहीं, जब थके कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा ऊर्जावान बन रहे, हमेशा ताजगी भरी रहे, उसके लिए आप इतना कंफर्म करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट, यह फिगर स्पीच का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे, बड़ा मजेदार होगा। आप इसे पढ़कर बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना लाभदायक रहा, और समझ में नहीं आया तो फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप जाकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।